नमस्ते। चलिए सीधे टॉपिक पर आते हैं। आज हम बात करेंगे संविधान के मूल अधिकारों की, या ये कह लें हर भारतीय नागरिक की अनोखी सुपर शक्तियों की। सोचिए जरा, क्या आपको पता है कि हमारा संविधान हम सबको, हर एक नागरिक को सरकार के खिलाफ कुछ ऐसी अनोखी शक्तियां देता है जिन्हें हम सुपर पावर्स कह सकते हैं। जी हाँ, ये वो शक्तियां हैं जो एक आम आदमी को भी बहुत ताकतवर बना देती हैं। अच्छा, तो इनके बारे में कुछ बेसिक पर बहुत ज़रूरी बातें समझ लेते हैं। ये सारे अधिकार संविधान के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35 के बीच में दिए गए हैं। इसका आइडिया हमने यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से लिया है। और पता है, ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि इन्हें भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और सबसे खास बात, ये जस्टिशिएबल हैं। मतलब अगर कोई इन अधिकारों को छीनने की कोशिश करे तो आप सीधे कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। ठीक है, सुपर पावर्स तो मिल गईं, पर इस्तेमाल किसके खिलाफ होंगी? इसके लिए पहले इस खेल के नियम समझने जरूरी हैं। और पहला नियम है ये समझना कि आखिर ये स्टेट यानी राज्य है क्या चीज। तो आर्टिकल 12 इस स्टेट को डिफाइन करता है। देखिए, इसमें सिर्फ सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ही नहीं आती। इसमें पार्लियामेंट, विधानसभाएं, आपकी लोकल म्युनिसिपैलिटी, पंचायत, यहाँ तक कि एलआईसी और ओएनजीसी जैसी सरकारी कंपनियां भी स्टेट मानी जाती हैं। यानी इन सब के खिलाफ आप अपने मूल अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सोचिए, अगर स्टेट कोई ऐसा कानून बना दे जो आपकी सुपर पावर को कम कर दे, तब क्या होगा? वहां पिक्चर में आता है आर्टिकल 13। ये आपके अधिकारों का बॉडीगार्ड है। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को जुडिशियल रिव्यू की शक्ति देता है। इस शक्ति से वो किसी भी ऐसे कानून को रद्द कर सकते हैं जो मूल अधिकारों से टकराता हो। तो चलिए, अब शुरू करते हैं अपनी पहली सुपर पावर से। यह है समानता की शक्ति, यानी द पावर ऑफ इक्वालिटी। आर्टिकल 14 बिल्कुल साफ साफ कहता है कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं। इसके दो हिस्से हैं। एक, इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, चाहे कोई भी हो। और दूसरा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, मतलब एक जैसी सिचुएशन में सबके साथ एक जैसा बर्ताव होगा। अब ये स्लाइड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां इस ओनली यानी सिर्फ शब्द पर फोकस करना है। आर्टिकल 15 कहता है कि स्टेट सिर्फ और सिर्फ इन 5 आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकता: धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान। ये ओनली शब्द याद रखना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 17 पर। ये एक ऐसा आर्टिकल है जिसने भारतीय समाज में एक बहुत बड़ी क्रांति लाई। ये छुआछूत यानी अनटचेबिलिटी को पूरी तरह से खत्म करता है। अब इसको किसी भी रूप में प्रैक्टिस करना एक दंडनीय अपराध है, जिसके लिए सख्त कानून है। इसके बाद है आर्टिकल 18। पहले के जमाने में जो राजा, महाराजा, राय बहादुर जैसे टाइटल्स मिलते थे ना, जिससे समाज में ऊंच नीच का एहसास होता था, आर्टिकल 18 ने उसको खत्म कर दिया। हाँ, मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल्स जैसे जनरल या डॉक्टर इसमें नहीं आते, वो दिए जा सकते हैं। ओके, तो समानता की बात हो गई। अब आते हैं दूसरी और शायद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली सुपर पावर पर, आजादी की शक्ति, द पावर ऑफ फ्रीडम। आर्टिकल 19 हम सभी नागरिकों को 6 गजब की आजादियां देता है। कुछ भी बोलने और एक्सप्रेस करने की आजादी, शांति से बिना हथियार के इकट्ठा होने की आजादी, ग्रुप या यूनियन बनाने की आजादी, पूरे भारत में कहीं भी घूमने की आजादी, देश के किसी भी हिस्से में बसने की आजादी और कोई भी काम धंधा या प्रोफेशन चुनने की आजादी। अच्छा, यहां एक जरूरी फैक्ट है। पहले ये 6 नहीं 7 आजादियां थीं। 7वीं थी संपत्ति का अधिकार, जिसे 1978 में 44th संविधान संशोधन के जरिए मौलिक अधिकारों के लिस्ट से ही हटा दिया गया। अब ये बस एक लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं। और फिर आता है आर्टिकल 21, जिसे मूल अधिकारों का दिल और आत्मा भी कहा जाता है। ये कहता है कि कानून के प्रोसीजर के बिना किसी भी इंसान से उसकी जिंदगी या उसकी आज़ादी नहीं छीनी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या इतनी विशाल की है कि इसमें साफ सुथरी हवा में सांस लेने का अधिकार और प्राइवेसी का अधिकार जैसी चीजें भी शामिल हो गई हैं। चलिए, अब जल्दी से बाकी के कुछ इंपॉर्टेंट राइट्स देख लेते हैं। और हाँ, सबसे जरूरी बात, इनकी लिमिट्स क्या हैं, इनकी सीमाएं क्या हैं। यहां लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। आर्टिकल 23 और 24 दोनों शोषण के खिलाफ हैं, पर फर्क है। आर्टिकल 23 इंसानों की खरीद फरोख्त और जबरन मजदूरी पर रोक लगाता है, जबकि आर्टिकल 24 खास तौर पर 14 साल से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्रीज जैसे खतरनाक कामों से बचाता है। इसके बाद आता है आर्टिकल 25।
जो हर व्यक्ति को अपने मन से किसी भी धर्म को मानने, उसके हिसाब से जीने और उसका प्रचार करने की पूरी आज़ादी देता है। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 29 और 30 पर। ये दो आर्टिकल्स खास तौर पे अल्पसंख्यकों यानी माइनॉरिटीज के हितों की रक्षा करते हैं। ये उन्हें अपनी भाषा और कल्चर को बचाने का हक देते हैं और साथ ही अपनी पसंद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलने और चलाने का अधिकार भी देते हैं। तो इतनी सारी शक्तियां, एक बड़ा सवाल तो मन में उठता ही है, क्या इनकी कोई सीमा नहीं है? क्या ये सुपर पावर्स बिल्कुल एब्सोल्यूट है? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है, इन पर सीमाएं लगाई जा सकती हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है नेशनल इमरजेंसी। जब देश में आपातकाल लगता है तो आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर बाकी सारे मूल अधिकार सस्पेंड किए जा सकते हैं। ये पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। एक और स्पेशल केस है, जो लोग देश की सुरक्षा करते हैं, जैसे आर्म्ड फोर्सेस, पारामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस। उनके लिए नियम थोड़े अलग हैं। आर्टिकल 33 के तहत पार्लियामेंट उनके मूल अधिकारों को सीमित कर सकती है, ताकि डिसिप्लिन बना रहे और देश की सुरक्षा में कोई कमी ना आए। जरा सोचिए, आपके पास ढेर सारे अधिकार हैं, पर अगर कोई उन्हें आपसे छीन ले तो आप कुछ कर ही ना पाएं, तो ऐसे अधिकार का क्या फायदा, है ना? बिल्कुल बेमानी हुआ। बस यहीं पर सामने आता है भारतीय संविधान का वो शानदार प्रावधान जो हमारे अधिकारों को सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक हकीकत बनाता है, और वो है अनुच्छेद 32। और देखिए, ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि हमारे संविधान के मुख्य निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के हैं। उन्होंने इसे हृदय और आत्मा कहा। सोचिए कितना वजन है इन शब्दों में। ऐसा इसलिए क्योंकि यही वो आर्टिकल है जो हमारे मौलिक अधिकारों में जान डालता है, उन्हें सिर्फ कागज पर लिखे वादों से कहीं ज्यादा एक असली ताकत बनाता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस एक अनुच्छेद में ऐसी क्या खास बात है जो इसे हमारे पूरे संविधान की बुनियाद का पत्थर बना देती है। चलिए इसकी शक्ति के इस राज को समझने के लिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। देखिए, इसकी सारी ताकत छिपी है बस एक शब्द में, और वो है रिट। अनुच्छेद 32 ये सीधे सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देता है कि वो हम नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 तरह के खास बहुत ही शक्तिशाली आदेश जारी कर सकती है, और इन्हीं आदेशों को हम कहते हैं रिट्स। ये जो 5 रिट्स है ना, ये हमारे अधिकारों के लिए एक कवच की तरह काम करती हैं। आप इन्हें वो 5 ब्रह्मास्त्र भी कह सकते हैं जिनका इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट ये पक्का करने के लिए करता है कि हमारी अधिकारों पर कोई भी आंच ना आए। तो चलिए अब एक एक करके इन 5 को समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्यक्तिगत आज़ादी के सबसे बड़े रक्षक की, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट की। इसका जो लैटिन नाम है हैबियस कॉर्पस, उसका मतलब होता है शरीर को प्रस्तुत करो। और सच कहूं तो ये नाम ही इसका पूरा काम बता देता है। ये कोर्ट का एक सीधा साधा आदेश होता है कि जिस भी व्यक्ति को हिरासत में रखा गया है उसे फौरन कोर्ट के सामने पेश किया जाए। और इस स्लाइड की सबसे ज़रूरी और दिलचस्प बात यह है कि ये रिट सिर्फ सरकारी एजेंसियों के खिलाफ ही नहीं बल्कि किसी प्राइवेट व्यक्ति के खिलाफ भी जारी हो सकती है। मतलब अगर किसी ने किसी दूसरे इंसान को गैर कानूनी तरीके से बंधक बना लिया है तो कोर्ट इस रिट के जरिए उसकी आज़ादी को सुनिश्चित करेगा। सच में ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा गार्ड है। अच्छा, अब अगली रिट पर चलते हैं जिसका नाम है परमादेश। ये रिट तब एक्शन में आती है जब कोई सरकारी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी निभाने से ही मुकर जाए। मैंडेमस का लैटिन में मतलब है हम आदेश देते हैं। इसके नाम में ही इसकी शक्ति झलकती है। ये कोर्ट का एक बिल्कुल साफ आदेश है जो किसी भी पब्लिक ऑफिशियल को उसका वो कानूनी कर्तव्य पूरा करने के लिए कहता है जिसे वो करने से मना कर रहा है या टाल रहा है। तो परमादेश सरकारी अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारी की याद दिलाता है। लेकिन हाँ, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है जो परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाती है। वो ये कि ये रिट किसी भी प्राइवेट व्यक्ति, देश के राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के खिलाफ जारी नहीं की जा सकती। ये पॉइंट ज़रूर याद रखिएगा। अब बात करते हैं उन 2 रिट्स की जिनमें अक्सर लोगों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। अगर आसान भाषा में समझें तो ये दोनों रिट्स बड़ी अदालतों के पास छोटी अदालतों को कंट्रोल करने के टूल्स हैं। प्रोहिबिशन यानी कि प्रतिषेध का सीधा सा मतलब है रोकना। इसे आप एक तरह के स्टे ऑर्डर की तरह समझ सकते हैं। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी केस पर सुनवाई कर रही होती है तो ऊपर की अदालत उसे वहीं पर रुकने का आदेश दे देती है।
और वहीं दूसरी तरफ है सरशोरारी यानी उत्प्रेषण। इसका मतलब है प्रमाणित होना। ये रेट तब जारी होती है जब निचली अदालत अपना फैसला सुना चुकी हो। इसके जरिए ऊपरी अदालत उस केस के कागजात अपने पास मंगवाती है और अगर उसे लगता है कि फैसला गलत है या कानून के हिसाब से नहीं है तो वो उसे रद्द कर देती है। और ये स्लाइड ये इस फर्क को एकदम साफ कर देती है। प्रतिषेध निवारक है, मतलब प्रिवेंटिव, ये गलती होने से पहले ही रोक देता है, जबकि उत्प्रेषण उपचारात्मक है, मतलब क्यूरेटिव, ये गलती हो जाने के बाद उसे ठीक करता है। एक काम करता है कार्यवाही के दौरान और दूसरा काम करता है फैसले के बाद। ये अंतर समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और अब आते हैं हमारी आखिरी और 5वीं रिट पर, अधिकार पृच्छा। इसका काम ये जांचना है कि कोई व्यक्ति जो किसी पब्लिक ऑफिस यानी सरकारी पद पर बैठा है वो वहां बैठने का कानूनी हक रखता भी है या नहीं। इसका लैटिन नाम क्वो वेरेंटो अपने आप में ही एक सवाल है, किस अधिकार से, या आपकी अथॉरिटी क्या है। ये रेट असल में कोर्ट की तरफ से किसी व्यक्ति से पूछा गया एक सीधा सवाल है कि भाई आप किस हक से इस सार्वजनिक पद पर बैठे हैं। इसका मकसद सिर्फ इतना पक्का करना है कि कोई भी व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से किसी पब्लिक ऑफिस पर कब्जा न कर ले। ये सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता और वैधता बनाए रखने का एक बहुत ही मजबूत जरिया है। तो हमने देखा कि अनुच्छेद 32 कितना ज्यादा शक्तिशाली है, पर क्या ये शक्ति अनलिमिटेड है या फिर कोई ऐसी स्थिति भी है जब इस पर भी लगाम लग सकती है? जी हाँ, जवाब है हाँ, और वो स्थिति है राष्ट्रीय आपातकाल। हमारे संविधान का अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को ये शक्ति देता है कि वो राष्ट्रीय आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए कोर्ट जाने के अधिकार को निलंबित यानी सस्पेंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है जिसे याद रखना बेहद जरूरी है। 2 मौलिक अधिकार ऐसे हैं जिन पर इमरजेंसी का भी कोई असर नहीं होता। ये हैं अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। इन्हें कभी भी किसी भी हाल में सस्पेंड नहीं किया जा सकता, और यकीन मानिए यही हमारे संविधान की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। तो चलिए एक बार फटाफट इन 5 को दोहरा लेते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब अवैध हिरासत से आज़ादी, परामादेश मतलब अपना कर्तव्य निभाओ, प्रतिषेध मतलब कार्यवाही रोको, उत्प्रेषण मतलब गलत फैसला बदलो, और अधिकार पृच्छा मतलब किस अधिकार से। तो ये हैं हमारी 6 श्रेणियां और उनके अनुच्छेद। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, और सबसे आखिर में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इन्हें इसी क्रम में याद रखना अच्छा रहता है। तो आज हमने अपनी संवैधानिक ढाल की हर एक परत को बारीकी से समझा। लेकिन देखिए, परीक्षा पास करना एक बात है और एक जागरूक नागरिक बनना दूसरी। असली सवाल तो ये है कि हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस ढाल का असरदार तरीके से इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। इस पर जरूर सोचिएगा। धन्यवाद।